Hello friends, welcome to UPSC Wala. This is Sonia Ahuja and I have one of the most requested sessions today for you. Previous year's question for chapter 1 to 4, class 9th economics. Let's get started. So we will go one by one. There are questions from last 10 years. We are not only going to discuss the questions but solutions as well. The first chapter is the story of village Palampur. Let's get started. What is the first question? In the context of Indian economy, consider the following statement. 2011 में आया था ये. हमें ये दोनों statement पढ़ने हैं and then we have to see what we have to do, which of the statement given above is or are correct. तो ये दो statement हम पढ़ेंगे और कौन सा इसमें से correct है वो हमें बताना है. Options क्या है? या तो सिर्फ one correct है या two correct है या both one and two correct है या neither of them are correct. This is a way that I like to solve my question is before reading the question or before reading कि question में क्या पूछा जा रहा है, मतलब question किस चीज़ के ऊपर है, किस topic के ऊपर है, उससे पहले I would want you to focus on पूछा क्या जा रहा है. Okay, when you know what you are asking, then when you read it, then you will be able to understand it better. Okay, कि ये आंसर इसमें से क्या होना चाहिए. तो हमेशा पहले पढ़ो कि क्वेश्चन आपसे क्या करने के लिए बोल रहा है, क्या मांगने के लिए मांग रहा है आपसे, फिर टॉपिक पे जाएंगे. तो हम समझ गए इस क्वेश्चन में क्या करना है. अब इसके टेक्स्ट पढ़ते हैं. द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन द लास्ट 5 years. क्या पिछले 5 सालों में इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज स्टेडीली, धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है. सेकेंड है ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम. क्या पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट 5 years. तो पिछले 5 सालों में क्या रेट ऑफ जीडीपी और ग्रोथ रेट पर कैपिटा स्लोली इंक्रीज हुआ है, ये सवाल पूछा है. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज जीडीपी एंड व्हाट इज पर कैपिटा इनकम. द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी इज द स्टैंडर्ड मेजर. इट्स अ वे ऑफ मेजरिंग वैल्यू एडिशन दैट इज क्रिएटेड. मतलब कि जब भी कोई चीज़ को बनाते हैं हम रॉ प्रोडक्ट से उसको फाइनल प्रोडक्ट में बनाते हैं तो उसमें वैल्यू ऐड होती है. जैसे कि गन्ने का रस सस्ता होता है लेकिन गुड़ उससे थोड़ा महंगा होता है क्योंकि उसमें वैल्यू ऐड हुई है. तो जो जीडीपी क्या है, वैल्यू एड क्रिएशन थ्रू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. चीज़ें और सेवाओं के साथ जो वैल्यू ऐड की गई है इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ सर्टन पीरियड. इस देश में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बीच में जो भी गिवन पीरियड है उसे जीडीपी कहा जाता है. यूजुअली वी टॉक अबाउट जीडीपी इन फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल टर्म्स, मींस 1 फाइनेंशियल ईयर में. तो जितना भी गुड्स और सेवाएं हमने प्रोड्यूस की है उसमें वैल्यू ऐड करी है इस 1 साल में, उसे जीडीपी बोला जाता है. एंड दिस इसके अलावा बाय ऑल रेसिडेंट प्रोड्यूसर्स मीन्स व्हाट, those who are living in the country and producing plus any product taxes minus any subsidies. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जीडीपी हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, उन लोगों का जो रह रहे हैं यहाँ पे, रेजिडेंट हैं और यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्लस एनी प्रोडक्ट के टैक्सेस माइनस एनी सब्सिडीज गिवन. दैट इज अ जीडीपी ऑफ अ कंट्री एंड दिस इज द ग्रोथ रेट गिवन ऑफ इंडिया. 2016 में 8.26, 2017 में 7.04, 2018 में 6.12, 2019 में 4.18, 2020 में 10.29. तो इंक्रीज तो नहीं हो रहा यहाँ. तो देखो 2016 से 17 के बीच में सो देयर हैज़ बीन अ डिक्रीज. 17 से 18 के बीच में ऑल्सो देयर हैज़ बीन अ डिक्रीज. 18 से 19 के बीच में भी देयर हैज़ बीन इंक्रीज, बट 19 से 20 के बीच में there has been an increase. So is it steadily increasing? No. Now let's see the per capita income. With respect to 2026 we can see that it's not increasing. Per capita income क्या होती है? It's average income per person. Average कैसे निकलता है? जब total income minus population करते हैं तो average income निकलती है. पूरे देश ने जितना कमाया है minus पूरे देश में जितने लोग हैं. So what is per capita income? It's the average income per person in a particular location during a given year, measured
per capita income or total income. The amount is determined by dividing the area's overall income by its whole population. ठीक है, अब ग्रोथ रेट देख लेते हैं कैसा रहा है पर कैपिटा इनकम का. 2016 से 17 के बीच में 7.1 था. अब हम देख रहे हैं कि उसके बाद नेक्स्ट ईयर डिक्रीज हुआ है फिर से. ठीक है, नहीं इंक्रीज हुआ है, ये तो नहीं डिक्रीज सॉरी 7.1 से 6.8 हुआ है, फिर 6.8 से भी 6.1 हुआ है, और फिर उसके बाद 19-20 में और कम हो गया 4.2. सो द स्टेटमेंट द ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम हैज स्टेडीली इंक्रीज इन लास्ट 5 years, अगेन रॉन्ग, बिकॉज हम देख रहे हैं डिक्रीज ही हो रहा है. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? नीदर, कि ना तो फर्स्ट वाला सही है ना सेकंड वाला सही है, दोनों ही रेट गिर रहे हैं, इंक्रीज नहीं हो रहे हैं. सो दैट इज द आंसर, करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन 2. इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरीली, जरूर, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे डिटरमाइन द आंसर. बिकॉज डाटा ना अलग अलग टाइम का अलग अलग होता है. ठीक है, कि कहीं पे कुछ चीज़ें आप बोल सकते हो कि इंक्रीज करता है, लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस केस इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री विल इंक्रीज, विल नेसेसरीली इंक्रीज, विल डेफिनेटली अकर. इन तीनों का अलग अलग आंसर हो सकता है. ठीक है, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू सी कि वो किस टाइप का आंसर मांग रहे हैं आपसे. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरी, जरूरी, हैव टू अकर इफ ए देयर इज अ टेक्निकल प्रोसेस इन द प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड. टेक्निकल प्रोग्रेस क्या होती है? जब टेक्निकल एडवांसमेंट होता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, उसे टेक्निकल प्रोग्रेस कहा जाता है. बी, देयर इज अ पॉपुलेशन ग्रोथ इन कंट्री एक्स. यहाँ पे वर्ल्ड की बात चल रही है, वर्ल्ड इकोनॉमी में टेक्निकल ग्रोथ हो रही है, कंट्री एक्स में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है. द कैपिटल फॉर्मेशन, देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन इन कंट्री एक्स. ठीक है, एंड द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. तो ये दोनों वर्ल्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये दोनों उस कंट्री की बात कर रहे हैं. तो आइए समझते हैं ईच ऑफ दीज वर्ड्स क्या होता है. कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ये तो हमको पता है. सबसे पहले टेक्निकल प्रोग्रेस क्या होता है, जब भी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता है. हमें ये भी पता है पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है. तो अब समझते हैं कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है. कैपिटल फॉर्मेशन इज डिफाइंड एज पार्ट ऑफ अ कंट्रीज करंट आउटपुट, कंट्री का आउटपुट विच इज नॉट कंज्यूम्ड और एक्सपोर्टेड. किसी भी कंट्री में जो भी आउटपुट निकला है पूरे साल में, वो जो कंज्यूम नहीं हुआ है और जो एक्सपोर्ट नहीं हुआ है ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, एक समय में, लगे इस साल को ले लो, एनुअल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर को ले लो, उसमें वो गुड्स और सर्विसेज, वो आउटपुट जो कंज्यूम नहीं हुआ है और एक्सपोर्ट नहीं हुआ है और उसे सेट असाइड, उसे साइड में रख दिया गया है, इट इज इन एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स. उसके अलावा जो कैपिटल गुड ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं. कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैश और मशीनरी और एनीथिंग दैट इज इन यूज एंड इज प्रोड्यूसिंग, उसे कैपिटल गुड्स बोलते हैं. तो दीज बूस्ट इट्स, मतलब ये जो चीज़ें हैं मिलकर दे बूस्ट इट्स डेवलपमेंट एंड एज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़. मतलब ये चीज़ें, ये आउटपुट जो कंज्यूम नहीं हुआ है और जो एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, वो जब साइड में रख दिया जाता है और उसका यूज़ किया जाता है डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ से, उसे कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं. तो अब देखो, अगर वर्ल्ड में टेक्निकल ग्रोथ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो टेक्निकल ग्रोथ एक्स कंट्री में आए. ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी विद इन द कंट्रीज, देखा, हो सकता है अमेरिका ने कोई बहुत बढ़िया चीज़ इजाद करी हो, पर वो इंडिया को क्यों देगा, राइट? तो अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में हो रहा है तो उसको खरीदने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना. तो ये तो गलत आंसर हो जाएगा. देयर इज पॉपुलेशन ग्रोथ. अब पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है एक कंट्री में तो हो सकता है अगर वो स्किल्ड पॉपुलेशन है तो वो अच्छे से और बढ़ाए, लेकिन अगर वो अनस्किल्ड इलिटरेट पॉपुलेशन है जिसके पास एजुकेशन और मेडिकल हेल्थ और बेसिक नीड्स नहीं है, तो वो ऐड नहीं करेंगी इकोनॉमिक ग्रोथ को. तो ये भी गलत हो गया. ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी से आता है पैसा. उस पैसे से फिर आप टेक्निकल प्रोग्रेस खरीद सकते हो एंड द वॉल्यूम ट्रेड ग्रोथ. अब वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर ट्रेड ग्रो कर रहा है, ये भी एक कंट्री के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि उस कंट्री में से जो ट्रेड जा रहा है वो किस टाइप का प्रोडक्ट है.
अगर वो रॉ मटेरियल है तो फिर वो कंट्री में ग्रोथ नहीं होगी। वहीं अगर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, अगर वो बना के भेज रहा है, उसमें वैल्यू ऐड करके बेच रहा है बाहर, तो फिर उसको प्रॉफिट होगा, राइट। सो वर्ल्ड इकोनॉमी में ट्रेड बढ़ना इज नॉट डेफिनेटली नेसेसरीली एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बचा क्या? सी। सो दिस वुड बी करेक्ट आंसर कि जब कैपिटल बनती है एक कंट्री में वो नेसेसरीली इकोनॉमिक ग्रोथ लाती है, क्योंकि अगर लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो फिर वो और फैक्ट्रीज डालते हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड करते हैं, सर्विसेज बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। द नेशनल थर्ड क्वेश्चन, द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू नेशनल इनकम क्या होती है? 4 ऑप्शन है। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशन, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज एक कंट्री में हुई है उस साल में, उसके टोटल को विद इन द नेशन, उसको बोलते हैं सम ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। पूरे साल में जितना भी कंज्यूम किया गया है और जितना भी इन्वेस्ट किया गया है, क्या उसके टोटल को नेशनल इनकम बोलते हैं। सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, सारे लोगों की जो पर्सनल इनकम है, क्या उसको जोड़ दे तो वो नेशनल इनकम बन जाएगी। मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, अगर जो भी पूरे देश में फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसका जो मनी वैल्यू है, मॉनिटरी वैल्यू, क्या उसको हम जोड़ दे तो वो नेशनल इनकम कहलाएगी। नाउ लेट्स गो एंड सी द डेफिनेशन ऑफ ईच वन ऑफ देम। द एंटायर मॉनिटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड ऑन अ नेशंस टेरिटरी, पूरे देश में, देश की टेरिटरी के अंदर जितनी भी चीज़ें, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इज इट्स नेशनल इनकम। ठीक है, तो ऑप्शन डी, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। दस इट इज द रिजल्ट ऑफ एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द कोर्स ऑफ अ ईयर इन एवरी नेशन। तो वो क्या बोल रहा है कि हाँ, जितनी भी पैसे की वैल्यू है, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज पैदा हुई है एक देश की टेरिटरी के अंदर, एक देश के बॉर्डर के अंदर, उसकी जो पैसे में वैल्यू है उसको एक समय के लिए उसकी नेशनल इनकम कहा जा सकता है ना। पर और इट इंक्लूड्स जितनी भी इकोनॉमिक, अब पैसा कैसे कमाया जाता है, ये गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू कहाँ से आती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही आती है, राइट। जो देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है तीनों सेक्टर्स मिला के, उसी से आती है, वही ऐड करता है ये वैल्यू। द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम दैट अ नेशन एक्वायर्स फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स इकोनॉमिक ऑपरेशन, जितने इकोनॉमिक ऑपरेशन हो रहे हैं देश में, उसमें जितनी भी इनकम आती है इज कॉल्ड नेशनल इनकम। इट इज हेल्पफुल टू डिटरमाइन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। इट इंक्लूड्स वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर, कैपिटल, लैंड एंड इंटरेस्ट। तो वो बोल रहा है कि बेसिकली ये सब इंक्लूड होता है उसमें, वेजेस जो आपको सैलरी मिलती है, इंटरेस्ट मिलता है इन्वेस्ट सेविंग्स पे, रेंट, प्रॉफिट रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मींस जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, लेबर हो गया, इन सब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें जो हम पैसा कमाते हैं, जो प्रॉफिट बनाते हैं, वो लाइक लेबर, लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप इन अ नेशन टुगेदर इज नोन एज। ओके, तो आंसर तो ये भी सही है, मॉनेटरी वैल्यू, लेकिन यू व्हाट, दिस इज नॉट अ राइट आंसर। द रीजन बीइंग बिकॉज ये जो मॉनेटरी वैल्यू है ये आती कहाँ से है? इट कम्स फ्रॉम टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स, राइट। आज ये वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू किसके लिए है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यू विल सी दैट इवन दो दिस इज राइट, ये तो पार्ट हो गया ना उसका, सम ऑफ पर्सनल इनकम, वेजेस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, नॉट कंप्लीट। तो उसके अलावा भी चीजें होती है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, नॉट द होल थिंग। मनी वैल्यू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, बट जो टोटल है, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन बाय द नेशनल्स, दैट इज नेशनल इनकम। ठीक है, सो फर्स्ट और ए और डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर आस्किंग। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ, अब क्वेश्चन 4 है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है किसी भी देश में वो कपल्ड विथ मतलब किसके साथ होती है, क्या चीज है जो होती है उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो उसके लिए उन्होंने 4 ऑप्शन दिए, डिफ्लेशन,
इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। तो पहले इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड। डिफ्लेशन इज जनरल डिक्लाइन इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टिपिकली एसोसिएटेड विद कॉन्ट्रैक्शंस इन सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। डिफ्लेशन क्या होता है? जब पैसों की कमी होने से, क्रेडिट की एंड पैसों की कमी होने से डिक्लाइन इन प्राइसेस जब हो जाते हैं, उसे डिफ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? इट्स द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइसेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इन्फ्लेशन तो हमने बहुत शब्द सुना है हमारी भाषा में कि भाई इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया, इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया है। तो इन्फ्लेशन सिंपली मीन्स कि जैसे आपने देखा होगा कि आज से 10 साल पहले कोई चीज़ 5 रुपये की मिलती थी तो वो अब 10 रुपये की मिलने वाली। सो दिस इज इन्फ्लेशन, स्लो इंक्रीज ऑफ prices of goods and services over a period of time is called inflation. Stagflation क्या होता है? It's the simultaneous appearance of an economy of slow growth, high unemployment and rising prices. एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें ये तीनों चीज़ें एक साथ हो रही है। क्या एक साथ हो रही है? स्लो ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत स्लो है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हाई है और प्राइस भी बढ़ते जा रहे हैं। कंट्री की ग्रोथ भी नहीं हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है और प्राइसेस भी चीज़ों के बढ़ते जा रहे हैं, तो उसे हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन। ठीक है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है लेकिन प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। एंड हाइपर इन्फ्लेशन, जो कि इस वक्त आप बोल सकते हो वेनेजुला कंट्री के मामले में आपने सुना होगा। वहाँ पे मतलब न्यूज़ में आया था कि वेनेजुला की करेंसी में जहाँ पहले आप एक पीस ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए वैसे ट्रॉली भर के, टब भर के नोट्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि द प्राइस ऑफ गुड्स हैज सडनली शॉट सो मच। सो व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन? इज द टर्म डिस्क्राइब रैपिड, एक्सेसिव एंड आउट ऑफ कंट्रोल प्राइस इंक्रीज। जब प्राइस इंक्रीज आउट ऑफ कंट्रोल, एक्सेसिव हो जाए, मतलब वेनेजुएला में एक टाइम पर हमारे इंडिया की तरह ही 30-40 रुपए की ब्रेड मिलती थी। अब सडनली, एंड आई एम कंपेयरिंग, इट्स नॉट द करेंसी ऑफ वेनेजुएला, आई एम कंपेयरिंग, मतलब इमेजिन करो वहाँ पे ऐसा हुआ जैसे कि अगर इंडिया में आज ब्रेड की प्राइस 25 रुपये है और कल सडनली 1 लाख रुपए हो जाए। दैट्स हाइपर इन्फ्लेशन। ओके, तो अब ये बताओ कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ क्या साथ साथ में होता है? अगर इकोनॉमिक ग्रोथ आती है तो क्या मनी की कमी हो जाती है? नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स पैसे ज़्यादा होते, कम नहीं, तो ये गलत आंसर है। क्या रेट बढ़ता रहता है चीज़ों का? हाँ, ये तो बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो भी रेट तो बढ़ते रहते हैं। स्टैगफ्लेशन होता है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ, अब इसमें तो लिखा ही है ना स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, तो ये भी गलत है। हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है क्या? इन्फ्लेशन हो रहा है क्या इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में? नॉट पॉसिबल, है ना? तो क्या बचा? दिस। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद इन्फ्लेशन। बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जब भी एक कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, इलास्टिक मनी होती है, इनकम होती है, तो उस पर उनकी डिमांड बढ़ जाती है चीज़ों की। तो सप्लाई लिमिटेड है, इसलिए चीज़ों के प्राइस बढ़ते जाते हैं। तो व्हाट दे आर इनिशियली सेइंग इज कि जैसे जैसे कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होती जाती है वैसे ही चीज़ों का प्राइस भी बढ़ता जाता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल एंड सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्वेश्चन 5, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज। अच्छा, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ जानना हो तो उसके लिए कौन सा सबसे सही मेजर है? 4 दिए हुए हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा रियल इनकम। अब फर्स्ट वी नीड टू know the definition of each one of them to understand what is the right one, right? So let's see, what is GDP? The total income output of a country divided by number of people and adjusted for inflation. एक गिवन समय में जितना इकोनॉमिक आउटपुट हुआ है, जितनी वैल्यू एडिशन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो टोटल इकोनॉमिक आउटपुट वो कंट्री में कितना हुआ है, डिवाइडेड बाय कितने लोग हैं और एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। जो हमने देखा है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ आता ही है इन्फ्लेशन, उसे कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा। उसके बाद नीचे आते हैं, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट मेजर्स एवरीथिंग दैट कंट्री प्रोड्यूसेस। रियल जीडीपी इज डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। सो बेसिकली अगेन वो यही बता रहा है, आगे यही लिखा हुआ है कि बस
जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है और जीडीपी पर कैपिटा कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन आगे टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ देम। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट रिफर्स टू द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री इन गिवन टाइम पीरियड माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज बेसिकली समय के साथ जो कैपिटल होती है उसकी वैल्यू घटती जाती है। मतलब कि आपने एक कार खरीदी, आप उसका यूज़ कर रहे हो बिजनेस में, ठीक है, तो वो कार एक टाइम के तक चलेगी उसकी, लेकिन वैल्यू गिरती जाएगी ना। मतलब कि जितना ज़्यादा उसका यूज़ होगा उतनी उसकी लाइफ शॉर्ट होती जाएगी, राइट। एक कार ज़िंदगी भर नहीं चल सकती ना, जैसे हज़ारों सालों नहीं चल सकती, उसकी एक वैल्यू, एक पॉइंट के बाद वो उसकी टेक्नोलॉजी यूजलेस हो जाएगी, उसके पार्ट्स खराब हो जाएंगे, राइट। तो कोई भी चीज़ होती है ना, उसकी एक इनहेरेंट वैल्यू होती है। आपने 1 लाख में उसको खरीदा तो 4 साल यूज़ करा तो उसकी वैल्यू 4 लाख हो जाए, मतलब 40,000 हो जाएगी। आपने उसको 10 साल यूज़ करा तो उसकी वैल्यू 10,000 हो जाएगी। सो कोई भी चीज़ जो होती है ना, कोई भी कैपिटल होती है, फिजिकल टैंजिबल कैपिटल, उसका समय के साथ वैल्यू कम होता जाता है, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? जितना भी मार्केट में गुड्स और सर्विसेज फाइनल हुए हैं, ठीक है, जो कि कंट्री के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने पैदा किए हैं इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम माइनस द डेप्रिसिएशन दैट हैज हैपेंड ओवर द ईयर। तो जो भी प्रोडक्ट किया है और उसमें जितना भी डेप्रिसिएशन हुआ उसको हटा दिया गया। आप देखोगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी सेम है, इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ द कंट्रीज कैपिटल गुड्स, सेम है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो फिनिश्ड डोमेस्टिक गुड्स की बात कर रहा है। डोमेस्टिक मतलब जो कंट्री के अंदर हुई है, वो प्रोडक्ट, वो प्रोडक्शन जो एक कंट्री की बॉर्डर्स के अंदर हुआ है, उसे हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बेसिकली नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है ना, जब उसकी बात कर रहे हैं तो वो नेशन के अंदर जो प्रोडक्ट हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। वेयर एज नेशनल प्रोडक्ट जो होता है ना, इट्स ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज बाय कंट्रीज सिटीजन वेदर डोमेस्टिक और अब्रॉड। मतलब कि जब हम यहाँ पे ये जो वर्ड आता है ना डोमेस्टिक, नेशनल और डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मीन्स बॉर्डर के अंदर और नेशनल मतलब बाय सिटीजन अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कि अगर हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे तो सिर्फ उन चीज़ों की बात करेंगे, उन फूड गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे जो इंडिया के बॉर्डर के अंदर पैदा हुई है। लेकिन जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम उन्हें भी काउंट करेंगे जो इंडियन सिटीजन ने प्रोड्यूस करे हैं लेकिन इंडिया के बाहर करे। दैट्स द ओनली डिफरेंस। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? इट इज एवरेज इनकम earned by the person in a specified year. Real income per capita is measured of country's economic well-being. लोग एवरेज कितना कमा रहे हैं उसे हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। और जो पर कैपिटा इनकम होती है ना, इट इज़ यूज्ड टू मेजर कंट्रीज वेलबींग, कि एक कंट्री जितना उस कंट्री के लोगों के पर कैपिटा इनकम मतलब क्या? अगेन जितनी टोटल इनकम हुई है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, राइट। तो मतलब एक एवरेज इनकम बोल सकते हो। तो ऐसा माना जाता है, अगेन इसका ये मतलब नहीं कि सब लोगों की ये इनकम होगी। एवरेज इनकम मतलब कि सबसे ज़्यादा जो कमा रहा है और सबसे कम जो कमा रहा है दोनों को मिला के है। तो जितनी आपकी एवरेज इनकम हाई होगी उतना ज़्यादा बोला जाएगा कि आपकी इकोनॉमी कंट्री की अच्छी चल रही है। दैट्स हाउ दे कैलकुलेट। जितना, तो इसीलिए बोलते हैं जैसे इंडिया में को मिड लेवल बोलते हैं, यहाँ पे एवरेज इनकम 6,000-7,000 के आसपास डॉलर पे होती है। वहीं आप सऊदी अरेबिया जाओ तो वो 50,000 डॉलर्स के ऊपर है। वहीं अगर आप जाओगे किसी कंट्री इन अफ्रीका से, चैड या सोमालिया, तो वहाँ इट्स लाइक $2-3 पर डे ऐसे कुछ कमाते हैं। सो द आइडिया इज द नेशनल पर कैपिटल इनकम जो होती है एक देश की, वो डिसाइड करता है कि वहाँ के लोग कितने अच्छे से रह रहे हैं। अब सवाल क्या पूछा उन्होंने? व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, हो सकता है उस कंट्री में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो लेकिन फिर भी इट्स नॉट डूइंग दैट वेल।
हो सकता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो लेकिन इट्स स्टिल नॉट डूइंग वेल, क्योंकि किस टाइप का प्रोडक्शन है उस पर भी फर्क पड़ता है, कितनी वैल्यू एडिशन हो रही है। नेट नेशनल प्रोडक्ट हो सकता है प्रोड्यूस तो बहुत सारा किया लेकिन आउटसाइड इंडिया किया। पर कैपिटल रियल इनकम, दिस इज व्हाट डिफाइंस इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर लोगों की मतलब कि देश में आ रहा है ये पैसा और उनकी इनकम जनरेट हो रही है और वो पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, दैट इज अ डेफिनेट साइन that people are doing well and the country's economy is doing well. So the correct answer is D. Now let's start with chapter 2, people as resources. इसमें कौन से questions आए हैं? सबसे पहले consider the following statement. अब हम statement पढ़ेंगे और नीचे सबसे पहले पढ़ेंगे कि statement पढ़ के करना क्या है. Which of the statement given above is or are correct? ठीक है, तो हमको ये पढ़ना है कि जो 4 statement दिए हुए हैं उनमें से कौन से correct है, कौन से incorrect है. Human capital formation as a concept is better explained in terms of a process which enables individuals of a country to accumulate more capital. वो पूछ रहा है कि ह्यूमन कैपिटल जो है कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी प्रोसेस उसे इनेबल करती है. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स कैसे बढ़ता है आगे बेसिकली. तो क्या इंडिविजुअल अगर मोर कैपिटल, एक इंडिविजुअल या कंट्री के पास ज़्यादा पैसे होंगे तो क्या उसके पास ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल होगी? नो. इंक्रीज इन द नॉलेज, स्किल लेवल्स एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, यस, है ना. ह्यूमन कैपिटल तो वही होती है ना. ह्यूमन कैपिटल इज व्हाट? द नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज दैट अ पर्सन हैज दैट दे कैन यूज टू कन्वर्ट इन्वेस्टमेंट इनटू मोर मनी और यूज द नेचुरल रिसोर्सेज एंड ऑल द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारे, उनको और बेहतर तरीके से यूज़ करके इनकम, इकोनॉमिक आउटपुट को बढ़ा दे, उसे हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, राइट. तो पैसे और हो ये ह्यूमन कैपिटल नहीं एक्सप्लेन करता है, बट हाँ नॉलेज, स्किल इंक्रीज हो तो ये करता है. अक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ. टेंजिबल वेल्थ क्या होती है? अगेन टेंजिबल वेल्थ इज सेम एज दिस कैपिटल. टेंजिबल मीन्स जिसको आप हाथ लगा सकते हैं, जो फिजिकली प्रेजेंट है. तो टेंजिबल वेल्थ मतलब क्या होती है? कैश, लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, स्टॉक्स, these are all tangible, so that means this is physical wealth. और intangible wealth क्या होती है? गुडविल, ब्रांड रिकॉग्निशन. बेसिकली वो वेल्थ आपके पास है जो फिजिकल नहीं है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, उसको इंटेंजिबल वेल्थ कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल योर नॉलेज टू डू समथिंग, योर तुम्हारा नाम, तुम्हारी कंपनी का या तुम्हारा नाम हो, तुम्हारे एक ब्रांड हो, जैसे इंडिया का विच इज़ द टाटा इज सेड टू बी वन ऑफ द ब्रांड्स ऑफ इंडिया, राइट. सो दैट वुड कम अंडर इंटेंजिबल वेल्थ. तब वो आपसे पूछ रहा है कि अगर ह्यूमन कैपिटल समझाना है तो इन चारों में से कौन सा सही होगा. तो मुझे लगता है कि एक तो ये नॉलेज वगैरह और ये अक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, इनटेंजिबल वेल्थ. लेट्स सी द राइट आंसर. इट्स ऑप्शन सी, 2 and 4. सो बोथ दिस एंड दिस आर करेक्ट, है ना. तो क्या वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि एक ह्यूमन कैपिटल जो होती है ना, अ ह्यूमन कैपिटल can be understood in terms of how much intangible wealth the people of the country have and how much knowledge and skill and capabilities they have. उसे हम human capital बोलते हैं, not physical capital या पैसा, कैश, उसे नहीं कहते हैं. So this, अब उसने पूछा कौन से सही थे, तो दूसरा और चौथा सही था, तो the answer correct would be C. 2 and 4 are correct. उनकी डेफिनेशंस यहाँ पर की, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं. नाउ, डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू. अब वो सवाल क्या पूछ रहा है? डिस्पाइट बीइंग हाई सेविंग इकोनॉमी. हाई सेविंग इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? एक इकोनॉमी जिसमें लोगों की सेविंग हाई है. सेविंग मतलब सरप्लस. सरप्लस माने कंज्यूम करने के बाद उनकी जो इनकम है उसको कंज्यूम करने के बाद जो बचता है उसे हम सरप्लस बोलते हैं, उसे हम सेविंग्स बोलते हैं, कैश के फॉर्म में होती. तो अगर एक ऐसी इकोनॉमी है जिसकी सेविंग्स हाई है
और कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट। मतलब कि सेविंग्स हाई है और कैपिटल फॉर्मेशन जो है, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, सेविंग्स ही कैपिटल बनती है, राइट। हमने बैंक सिस्टम पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे लोग अपनी सेविंग्स रखते हैं एक बैंक में, बैंक फिर उनको किसी को लोन देती है, बिजनेसेस को इन्वेस्ट करती है और फिर वो बिजनेसेस जो है उनको रिटर्न करते हैं विथ इंटरेस्ट, राइट, एंड बिजनेसेस पैसा कमाते हैं। तो सेविंग्स हाई है तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, पर लेकिन अगर उसका रिजल्ट ना निकले, अगर कैपिटल फॉर्मेशन का इंक्रीज आउटपुट ना हो रहा हो, तो ये किस कारण से हो सकता है? मतलब कि लोगों के पास बैंक में सेविंग है, उसको बैंक लोन दे रहा है, लेकिन वो उसके बाद भी आउटपुट कंट्री का नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसा क्या चीज़ हो सकती है जिसके कारण? वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जो एडमिनिस्ट्रेशन है कंट्री का, इकोनॉमी का, वो वीक हो, इलिटरेसी हो, लोगों को पता नहीं हो कैसे करना हो, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, लोग बहुत ज़्यादा हैं इसलिए नहीं हो पा रहा है, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब देखो, वीक एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो लोग कर रहे हैं, राइट, पॉपुलेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन वीक होने से हर्डल्स आ सकती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आउटपुट ना निकले, तो ये नहीं हो सकता। इलिटरेसी नहीं हो सकती बिकॉज इलिटरेसी के, क्योंकि हमने देखा है इलिटरेट लोग भी केपेबल है काम करने के। दीज आर थिंग्स, इलिटरेसी डज अफेक्ट इफ इट्स इन हाई नंबर बट नॉट एज मच। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी अगेन नो, क्योंकि अगर हाई पॉपुलेशन है तो मीन्स सेविंग्स और ज़्यादा है और फिर और लोग हैं अपॉर्चुनिटी लेने के लिए। तो फाइनल बचा हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब ये कैपिटल आउटपुट रेशियो होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। कैपिटल फॉर्मेट इंटेल्स बिल्डिंग अप ऑफ नेशंस एक्चुअल कैपिटल स्टॉक। जो सेविंग्स होती है लोगों की, उसको जब इन्वेस्ट किया जाता है और उससे चीज़ें बनाई जाती है, उस वही कंट्री का कैपिटल स्टॉक होता है। In other words, capital creation entails creating new capital goods such as factories, machinery, tools. अगर लोगों के पास बैंक में सेविंग्स है तो बैंक वो लोन देगी और उस लोन को लेकर दूसरे लोग बड़ी और कंपनीज, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलेंगे, ठीक है। उसके बाद कैपिटल आउटपुट रेशियो इज द मेजर ऑफ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस एन इंक्रीज इन जीडीपी, ठीक है। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या बोल रहा है कि अगर आपको इतना कैपिटल चाहिए ताकि, अगर सपोज करो रेशो क्या होता है 2:1, कि मतलब अगर 2 यूनिट आपका वो है, क्या बोलते हैं, कैपिटल है, तो 1 यूनिट जीडीपी बढ़ेगा। अब ये यूनिट क्या हो सकती है, मान लो 200 करोड़, ये रेशो है कि हर फॉर एवरी 200 करोड़ दैट यू हैव एज अ कैपिटल, इट विल इंक्रीज 100 करोड़ इन जीडीपी। सो दिस रेशो, अगर ये रेशो हाई है, मतलब कि जितना कैपिटल जा रहा है, मतलब कि हाई रेशो का क्या मतलब होगा कि वी नीड अ लॉट ऑफ दिस टू गेट अ वेरी स्मॉल ऑफ दिस, है ना। हाई कैपिटल आउटपुट रेशो का क्या मतलब है कि 200 करोड़ चाहिए आपको 1 करोड़ जीडीपी बनाने के लिए। मतलब कि जितना ज़्यादा पैसा आपको चाहिए अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए, अगर वो प्रोपोर्शन हाई है तो फिर ग्रोथ नहीं होगी। मीन्स व्हाट, कि अगर आपके पास, अगर कंट्री के पास सेविंग्स हाई है पर उसका हाई कैपिटल आउटपुट रेशो है तो उसका जीडीपी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि, और ये किस पे डिपेंड करता है कैपिटल आउटपुट रेशो, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसमें ये सब आते हैं, लिटरेसी, कंट्री की स्टेबिलिटी आती है, कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन आता है, कि जितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होगा जितना अच्छा इकोनॉमी चलेगी। मतलब जैसे अगर आप देख लो, कोई कंट्री है ऐसी, नॉर्थ कोरिया या सोमालिया, यहाँ कंट्रीज़ में स्टेबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने पे थोड़ी सी ग्रोथ होती है। वहीं कंट्रीज़ लाइक इंडिया, चाइना, यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने में भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है। तो दीज कंट्रीज, सोमालिया, नॉर्थ कोरिया का तो ऑल डिक्टेटरशिप्स बेसिकली, वहाँ पे ना ये कैपिटल आउटपुट रेशो बहुत हाई होता है। इसीलिए वहाँ पे अगर लोगों के पास सेविंग्स भी होती है तभी भी आउटपुट में इंक्रीमेंट नहीं आता है ना। तो द आंसर करेक्ट वुड बी डी। टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट्स ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है?
डेमोग्राफिक डिविडेंड इज बेसिकली, हमने देखा कि हम जब भी जीडीपी पर कैपिटा या इनकम पर कैपिटा की बात करते हैं तो हम जो भी टोटल आउटपुट है कंट्री का उसको डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से, राइट? तो दिस मेक्स इट ईजी फॉर अस टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज विथ डिफरेंट पॉपुलेशन, राइट? क्योंकि अब इंडिया को और चाइना को कैसे, चलो इंडिया चाइना को तो फिर भी कर लोगे, लेकिन कंट्री लाइक स्विट्ज़रलैंड या फिर कंट्री लाइक श्रीलंका, उसको इंडिया से कैसे कंपेयर करोगे? हम इन दोनों कंट्रीज़ की पॉपुलेशन में तो बहुत फ़र्क है ना, तो दैट्स वेयर वी यूज द पर कैपिटा थिंग बाय डिवाइडिंग इट टू द पॉपुलेशन. सो डेमोग्राफिक डिविडेंड इज बेसिकली द आइडिया दैट कि कंट्री में जितने ज़्यादा कमाऊ लोग हैं उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं. मतलब कि एक जैसे जापान जैसी सोसाइटी है वो ओल्ड सोसाइटी है, मतलब वहाँ पे ओल्ड लोग ज़्यादा हैं, यंग लोग कम है. पर सोसाइटी लाइक इंडिया या चाइना, यहाँ पे यंग लोग ज़्यादा है, ओल्ड लोग कम है. ठीक है. डेमोग्राफिक डिविडेंड मीन्स कि जो 0 to 15 to 65 प्लस, ये तीन अगर आप डिवीजन देते हो तो कितनी पॉपुलेशन यहाँ आती है, कितनी पॉपुलेशन यहाँ आती है, कितनी पॉपुलेशन यहाँ आती है. बेसिकली अगर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा यहाँ और यहाँ है तो आपके पास काम करने वाली कमाऊ पॉपुलेशन बहुत कम है, राइट? एंड अदर वे अराउंड, अगर आपके पास ये ज़्यादा है और ये कम है तो मतलब कि आपके पास डिपेंडेंट कम है और कमाने वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है. तो डेमोग्राफिक डिविडेंड इज द आइडिया दैट कि आप ऐसी कंट्री हो जिसके पास कमाऊ जनता ज़्यादा है, कमाने वाले लोग ज़्यादा हैं और डिपेंडेबल या नॉन अर्नेबल लोग कम हैं, विच इज़ पीपल हु हैव डिसेबिलिटी, ओल्ड पीपल, यंग पीपल, पीपल हु आर इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ दैट दे कैन नॉट प्रोड्यूस, उसको उस डेमोग्राफिक हम बोल रहे हैं. तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कमाऊ पॉपुलेशन है तो उसका फुल बेनिफिट लेने के लिए व्हाट शुड इंडिया डू? इंडिया को क्या करना चाहिए ताकि, क्योंकि इंडिया में ये सच है कि हमारे पास 15 से 65 की उम्र के लोग ज़्यादा हैं, कमाने वाले जो लोग जो कैपेबल हैं कमाने के वो ज़्यादा हैं. तो क्या इंडिया कर सकता है इसका पूरा बेनिफिट लेने के लिए? फर्स्ट, प्रोमोटिंग स्किल डेवलपमेंट, पॉपुलेशन को स्किल करो, सही बात है. इंट्रोड्यूसिंग मोर सोशल सिक्योरिटी स्कीम. सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होती है? सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आर जो लोग कमा नहीं सकते किसी मजबूरन, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ओल्ड पीपल, वेरी यंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट विमेन, विकलांग मानसिक या शारीरिक, और पीपल हु हैव सम अदर इश्यूज, दोज हु आर नॉट एबल टू डू. उनको जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है कि आपको आपका खाना रहना बेसिक नीड्स पूरी हो जाएगी, उसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बोलते हैं. तो क्या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स देने से हमको ज़्यादा बेनिफिट होगा? रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हमने पढ़ा था, क्या होता है? इट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर 1000 हु डाई बिफोर 1 ईयर ओल्ड. जो बच्चे 1 साल होने से पहले मर जाते हैं उन्हें उस रेट को 1000 में से उस रेट को इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहा जाता है. तो क्या अगर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम कर दिया जाए तो हम इसका अच्छा बेनिफिट ले पाएंगे? प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन. ऑब्वियसली हायर एजुकेशन प्राइवेट करने से और प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है वो एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, तो उनकी स्किल डेवलप नहीं होगी, तो वो काम अच्छा और वैल्यू एडिशन नहीं कर पाएंगे. ऑब्वियसली इन्फेंट मोर्टालिटी रेट तो कम करना चाहिए हमें, लेकिन उसका इस कमाऊ एज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट आप कम भी कर दोगे तो भी वो यहाँ की पॉपुलेशन को बचाएगा, मतलब यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ेगी. इस पर कोई असर नहीं आ रहा है, जो आपकी कमाऊ पॉपुलेशन है उस पर कोई असर नहीं आ रहा है. प्रोमोटिंग स्किल डेवलपमेंट, यस, सही है. इंट्रोड्यूसिंग सोशल स्किल्स, सोशल स्कीम्स, सिक्योरिटी स्कीम्स, ये उन लोगों के लिए है जो काम नहीं कर सकते, तो ये तो और पैसा खर्चा करना होता है सो दैट सोसाइटी इज गुड. तो क्लियरली इट विल नॉट बेनिफिट अस इन आउटपुट, राइट. सो द सही आंसर इज ए. यहाँ पे सारी डेफिनेशंस लिखी हुई है इन सब की, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके. कंसिडर द फॉलोइंग. 2012 में आया था होटल एंड रेस्टोरेंट्स. पूछा क्या है? अच्छा हाँ, नीचे सवाल पहले पढ़ेंगे, ऑप्शंस बाद में पढ़ेंगे. द एम्प्लॉयज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके एम्प्लॉयज को सोशल सिक्योरिटी
मिल सकती है अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। एम्प्लॉय, जैसे हमने मनरेगा पढ़ा था, वैसे एक इंश्योरेंस स्कीम भी है गवर्नमेंट की, जो कि इंश्योर करती है कि जब जो लोग इस वक्त कमा रहे हैं वो अगर उनको कुछ हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम दे आर वर्किंग, तो उन्हें सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा। जैसे कि अगर आप सपोज करो कि आप कुछ काम कर रहे हो और आपकी डेथ हो जाए वो काम करते करते, तो आपकी फैमिली को जो इंश्योरेंस मिलेगा, या आप सपोज करो कि आप काम कर रहे हो और उसके कारण एक्सीडेंट हो गया और अब आप काम नहीं कर सकते, तो उसका जो इंश्योरेंस होता है एम्प्लॉइज़ का इंश्योरेंस, वो स्टेट देता है। तो वो पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन से वो हैं लोग, कौन से ऐसी सेक्टर है जिसके लोगों को सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलता है अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। होटल एंड रेस्टोरेंट वर्कर्स, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। So let's understand this scheme. पहले स्कीम के बारे में पढ़ते हैं तो we'll know what is the right answer. The Employee State Insurance Act 1948 is a piece of social security legislation that covers medical care and financial benefits in the events of sickness, maternity, disability and workers' death as a result of work-related injuries. ठीक है, इस एक्ट के अनुसार लोगों को मेडिकल केयर और फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा अगर वो बीमार हैं, प्रेग्नेंट हैं, उनको डिसेबिलिटी हो जाती है या उनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक्ट अप्लाइज इन द फर्स्ट इंस्टेंस नॉट सीजनल फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग 10 और मोर। तो मतलब कि ये एक्ट किस पे अप्लाई करता है? इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू नॉन सीजनल, वो लोग जो सीजनल काम करते हैं वो नहीं, जो पूरे साल काम करते हैं उसके लिए। फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन, ऐसी फैक्ट्री जो 10 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करती है और पूरे साल चलती है, ये उनके लिए। The provisions of the act are being extended to area-wise stages. An enabling clause in the act gives the appropriate government the authority to apply the act provision to various types of institutions, including industrial, commercial, agriculture and other type. तो क्या बोल रहा है कि सब एक गवर्नमेंट के हाथ में है, वो एक्सटेंड करती है कि वो किस इंस्टीट्यूशन को, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, सब इंस्टीट्यूट को ये इसके अंदर क्लॉज में इनेबल कर सकती है। In accordance with these provisions, the majority of state government have extended the application of this act provision to new classes of business, including shops, hotel, restaurants, cinema, including preview theatre, road, motor transport, undertaking and newspaper businesses with 20 or more employee workers. So, अगर आप इसके बारे में पढ़ते हो, इसमें क्या बोला है कि अब रिसेंटली उन्होंने उसमें एक चेंज लाया है। उसमें उन्होंने कहा है कि अब न्यू क्लास ऑफ बिजनेसेस को भी दिया जाएगा, जो कि हैं शॉप्स, होटल, रेस्टोरेंट्स। तो इसमें शॉप्स और होटल, रेस्टोरेंट, यस, ठीक है। सिनेमाज इंक्लूडिंग प्रीव्यू थिएटर्स, ठीक है। रोड, मोटर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। न्यूज़पेपर बिजनेसेस, यस। प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, है ना। तो ये और जिनके एम्प्लॉय 20 से ज़्यादा हैं उन सबको ही दे रही है। तो सही आंसर क्या हुआ? 1 सही है, 2 सॉरी, ये तो गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ओके, यहाँ ये नहीं आएगा। 1 2 3 4, सो द करेक्ट आंसर वुड बी 1 2 3। 4 भी सही है, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन। ओके, हाँ, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस भी सही होंगे, बिकॉज ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, एनी नॉन सीजनल फैक्ट्री, तो उसमें प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन भी आ जाएंगे। सो डी इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। मीन्स इन सारे एम्प्लॉइज को इंश्योरेंस कवर मिलेगा अंडर द गवर्नमेंट एक्ट। बेसिकली इनको इस क्वेश्चन में इसी को चेंज करके दिया जा सकता है, क्योंकि यू नीड टू रिमेंबर हु ऑल इट अप्लाइज टू, एंड दे कैन जस्ट चेंज दिस एंड यू विल हैव टू थिंक कि क्या इसको अप्लाइड है, क्या इसको अप्लाइड है, एंड सो ऑन। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमने पढ़ा है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जब एक ही काम हो, जॉब अवेलेबिलिटी हो 1, लेकिन काम उस पर एक से ज़्यादा लोग कर रहे हों, इन सच अ वे दैट टोटल आउटपुट इज सेम। मतलब कि इस जॉब में अगर एक इंसान काम कर रहा होता तो भी उसका आउटपुट सेम होता, 3 काम कर रहे हैं तो भी सेम है। और यूजुअली इससे उनको कम जो पैसा यहाँ जाना चाहिए, ठीक है, 100 रुपये, वो अब 33
33 3 लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। इसे डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं जब इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब होती है, क्योंकि लोगों के पास नौकरी नहीं होती है, इसलिए डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखने में तो वो एम्प्लॉयड लगते हैं, बट टेक्निकली दे आर नॉट एम्प्लॉयड। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। लेट्स अंडरस्टैंड। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड। नो, पीपल एम्प्लॉयड हैं, बस प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल। नो, अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट मीन्स उसके पास दूसरा काम है क्या करने के लिए? नहीं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। यस, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मीन्स कि अगर वो काम कोई और एक ही इंसान कर रहा होता तो क्या उससे प्रोडक्टिविटी और होती? मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब क्या इन तीनों की मिला के प्रोडक्टिविटी उतनी हो रही है जितनी उस एक इंसान की होनी चाहिए या नहीं? तो यस, मार्जिनल, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो दैट मीन्स दे आर डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयड। प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स इज लो। प्रोडक्टिविटी वर्कर्स की लो है बिकॉज है ही नहीं कुछ प्रोड्यूस करने के लिए। तो सही आंसर होगा सी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज लो। डेफिनेशंस आपको पढ़नी है तो यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ सकते हो। सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मीन्स व्हाट, कि क्या वो पर्सन जो डिस्गाइज्ड है एम्प्लॉयमेंट में उसकी खुद की प्रोडक्टिविटी कितनी है। क्योंकि हमने क्या देखा, एक जना है तो भी करता तो भी 100 रुपये का काम होता, 2 लोग कर रहे हैं तो भी 100 रुपये का काम हो रहा है, ठीक है। अब इसमें से प्रोडक्टिविटी मान लो इनपुट था 50 रुपये का दोनों में, ठीक है। तो आउटपुट में यहाँ पे जो आउटपुट आया वो कितना आया? 50 रुपये का, राइट। 50 रुपये इन्वेस्ट करे, 100 रुपये बने, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 50 रुपये का। अब इस एक बंदे का भी आउटपुट 50 रुपये है और इन दोनों का भी आउटपुट 50 रुपये, तो इस बंदे का मार्जिनल आउटपुट तो जीरो हुआ ना, क्योंकि अगर सिर्फ ये भी होता तो भी इतना ही आउटपुट होता, राइट। सो दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया इज रिगार्डेड एज अ कंट्री विथ अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। दिस इज ड्यू टू, हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑलरेडी पढ़ लिया है। अ हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप बिलो 15, नो। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब क्या होता है? कमाऊ जनता ज़्यादा है, वो क्या कमाना कब चालू करते हैं? 15 to 60 के बीच में, है ना। तो ये फर्स्ट वाला गलत है। इट्स हाई पॉपुलेशन ग्रुप बिटवीन 15 to 64, यस। हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप अबव 65, नो। इट्स हाई पॉपुलेशन इन टोटल, नो। टोटल हाई पॉपुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस एज में, इस एज ग्रुप में ज़्यादा होनी चाहिए तो उसे डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। अगेन यू कैन पॉज हियर एंड रीड about what is, according to United Nations Population Fund, demographic dividend means, ab definition you can read pause karke, okay. Now chapter 3, poverty as a challenge. In a given year in India, official poverty lines are higher than some states than other states. Basically वो क्या पूछने की कोशिश कर रहा है कि एक given year में जो पावर्टी लाइन होती है, पावर्टी लाइन क्या होती है? हमने पढ़ा था कि पावर्टी लाइन इज द लाइन बिलो विच यू आर कंसिडर्ड पुअर, ठीक है। तो इन लोगों को सब्सिडी की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट से सपोर्ट की ज़रूरत होती है अपनी बेसिक चीज़ों की, बेसिक ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, ठीक है। तो इन अ गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट्स देन इन अदर्स, बिकॉज कुछ स्टेट्स में पावर्टी लाइन ऊपर होती है, कुछ स्टेट में पावर्टी लाइन नीचे होती है। क्यों? क्योंकि पावर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, यस। प्राइजेज लेवल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, जो प्राइस है चीज़ों का वो वेरी करता है। ग्रोथ स्टेट प्रोडक्ट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, नो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो स्टेट कितना कमा रहा है। क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम स्टेट, नो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली पावर्टी रेट्स वेरी, पावर्टी रेट्स से पावर्टी लाइन का कोई लेना देना नहीं है ना। पावर्टी लाइन डिफाइन करती है पावर्टी रेट्स कितने होंगे, राइट, है ना। पावर्टी रेट क्या होता है? हाउ मेनी पीपल आर पुअर, तो वो तो डिफाइन होगा व्हेन यू डिफाइन द पावर्टी लाइन, राइट। तो प्राइसेस वेरी टू, बेसिकली हमने डिसाइड किया है कि पावर्टी लाइन हम कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई कैलोरीज से करते हैं, कि अगर एक इंसान को अगर वो अर्बन सेटिंग या रूरल सेटिंग में है और उसको इतने मिनिमम खाने को नहीं मिल रहा है तो वो पुअर है, राइट। तो अब उसको वो खाने को मिलेगा, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि प्राइसेस क्या है, जो बेसिक खाने की चीज़ें हैं उनके प्राइसेस क्या है। तो अगर चावल महंगा है तो वो और पुअर होगा, चावल सस्ता है तो वो उसको खाने को मिल जाएगा, तो वो हो सकता है पावर्टी लाइन के ऊपर चले जाए। तो द थिंग दैट अफेक्ट्स पावर्टी लाइन
कि लोग पॉवर्टी लाइन क्या रहेगी इज द प्राइसेस, कि वहाँ पे खाने का, अनाज का, बेसिक चीज़ों का प्राइस क्या है. अगेन यू कैन पॉज हियर एंड रीड अबाउट हाउ इट इज़ डिसाइडेड. पॉवर्टी लाइन कैसी होती है, वर्ल्ड बैंक क्या डिफाइन करता है और स्टेट टू स्टेट वो डिफर क्यों करती है. द करेक्ट आंसर इज बी. क्वेश्चन 14. हाउ डज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM seek to improve the livelihood options of rural population? जीविका, livelihood का क्या मतलब होती है, आजीविका means ability to earn and feed oneself, that's called life. the ability to मतलब आपके आसपास काम हो, वो स्किल का जो आपको है और आप उस काम को करके पैसे कमा सको, उसे लाइवलीहुड बोलते हैं ना. तो ये क्या पूछ रहा है कि ये जो स्कीम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन गवर्नमेंट का, हाउ डज NRLM सीक टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑप्शंस ऑफ. तो क्या कैसे काम करती है, बेसिकली सवाल ये है कि ये जो स्कीम है, मिशन है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये कैसे काम करता है. तो 3 ऑप्शंस हैं. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो. तो या तो पहला और दूसरा सही है, या सिर्फ दूसरा सही है, या पहला और तीसरा सही है, या सारे सही हैं. तो इसमें से कितने भी सही हो सकते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट. तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं NRLM के बारे में. नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. इट्स अ वर्जन ऑफ सर्वना जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर द रूरल पीपल. क्या है इसका एम, फ्रेमवर्क बनाना, मीन्स कि लोग काम कर पाएँ, उन्हें नौकरी मिले, काम करने के लिए मिले और वो चीज़ें खरीद पाएँ, इस टाइप का स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाएं फॉर पुअर रूरल एरिया में जो गरीब लोग हैं उनके लिए, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज दें, जैसे कि बैंक, लोन्स, इन्वेस्ट, मतलब तो उसमें हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था इस चैप्टर में. रेज हाउस होल्ड इनकम, घर की इनकम बढ़ाएं. इम्प्रूविंग देयर सस्टेनेबल मीन्स ऑफ सब्सटेंस, मीन्स व्हाट, कि वो अपने यहाँ उगने वाली चीज़ों को यूज़ कर अपना पेट भर सके और अपनी आजीविका कर सके, उसको करना, ये मिशन है. तो अब पढ़ते हैं ये तीनों क्या लिखा है इसमें. फर्स्ट इज बाय सेटिंग अप अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्री बिजनेसेस सेंटर्स इन रूरल एरिया. तो वो नहीं, क्योंकि हम ये इसका काम नहीं है, वो ये करना चाहिए पर ये NRLM का काम नहीं है. NRLM क्या करती है, वो इंस्टीट्यूशंस बनाती है, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि मदद करते हैं लोगों की, उन्हें बैंक सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं ताकि वो अपना काम कर सकें. दूसरा, बाय स्ट्रेंथनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, है ना. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो हमने पता है, जो गांव के लोगों को मिलकर ग्रुप्स बनाए जाते हैं ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सकें, थोड़ी थोड़ी सेविंग्स कर सकें. ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था. बाय सप्लाइंग सीड्स, फर्टिलाइजर, डीजल पंप सेट्स एंड माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू फार्मर्स. अगेन नो, ये काम नहीं है उनका. उनका काम है लोगों को फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना ताकि वो अपने काम को और अच्छे से कर सके, सस्टेन कर सके. सो इट विल बी बी, ओनली 2. सो ओनली 2 इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू. ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें काम नहीं आती है, A1 और 3 इन हेल्पिंग विथ रूरल पुअर. इट जस्ट दैट्स नॉट व्हाट NRLM डज. Persons below the poverty line in India are classified as such based on whether they are entitled to minimum prescribed food basket. बेसिकली पावर्टी लाइन को कैसे डिस्क्राइब करते हो आप, उनको मिनिमम फूड बास्केट में, मिनिमम प्रिस्क्राइब फूड बास्केट मिले. दे गेट टू वर्क फॉर प्रिस्क्राइब पर्सनल minimum number of days in a year. They belong to agricultural, laborer, household and scheduled caste, tribe and caste, social group. Their daily wages are far below the prescribed. हम कब बोलते हैं कि कोई गरीबी रेखा के नीचे है? When do we say that person is poor? क्या उसकी डेली वेज कम हो? अब ये नहीं कर सकते क्योंकि डेली वेजेस स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, रूरल अर्बन टू अर्बन वेरी करती है. तो वी कांट डिसाइड ऑन बेसिस ऑफ दिस, बल्कि दीज आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी लाइन. दे बिलोंग टू एग्रीकल्चर लेबर नहीं, हर टाइप के गरीब लोग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एग्रीकल्चर लेबर हो या फिर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से ही हो. दे गेट वर्क फॉर प्रिस्क्राइब मिनिमम नंबर ऑफ डेज, नो, बिकॉज इट्स द आइडिया इज दैट ये उन्हें दिया जाता है व्हेन दे आर अंडर द पॉवर्टी लाइन. सो इट्स दिस,
इंडिया में पावर्टी लाइन डिस्क्राइब की जाती है नंबर ऑफ कैलोरीज से, कि एक इंसान को मिनिमम कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है नॉर्मली फंक्शन करने के लिए और कितनी उसे मिल रही है. सो इन इंडिया पावर्टी लाइन इज क्लासिफाइड बाय हाउ मच मिनिमम प्रिस्क्राइब फूड बास्केट, कितना उनको खाने के लिए मिल रहा है इस पे होता है. तो द आंसर वुड बी B. No, A, not B. यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, दिस इज सपोज टू बी A. Among the following who are eligible to benefit from Mahatma Gandhi National, मनरेगा के बारे में हमने पढ़ा था. Among the following who are eligible, कौन eligible है मनरेगा में 100 दिन उनको एम्प्लॉयमेंट मिले इसके लिए? अडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, यस दे आर, बट दैट्स नॉट नेसेसरी. ठीक है. अडल्ट मेंबर्स ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन, क्या सारे अडल्ट मेंबर्स जो बीपीएल के नीचे हैं? नहीं, मतलब जो बीपीएल के ऊपर हैं उन्हें भी दिया जा सकता है. अडल्ट मेंबर्स हाउस होल्ड ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज, यस बट नॉट ओनली. अडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी हाउस होल्ड, दिस वुड बी करेक्ट आंसर. क्योंकि जिसको भी ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बैकवर्ड क्लास या कास्ट से हो या फिर आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से हो तो ही आपको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी. एनी वन हु wants to work, has the capacity to work and is not getting the work can work with Manrega. So the correct answer would be D. Now chapter 4, food security. The economic cost of food grains to the Food Corporation of India is minimum support price and bonus if any paid to the farmers. Plus, okay. तो वो क्या पूछ रहा है हमको? फूड कॉर्पोरेशन क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. व्हाट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? इट इज द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट की साइड से किसानों से कुछ पोर्शन ऑफ अनाज खरीदता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे और उसको एज अ बफर रखता है, और पीडीएस सिस्टम जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके तहत गरीब लोगों को कम पैसों में वो अनाज प्रोवाइड करता है. तो दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. अब वो क्या पूछ रहा है कि फूड कॉर्पोरेशन इंडिया जो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड प्रोडक्शन टू एफसीआई इज, तो जो फूड खरीदती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो अनाज खरीदती है उसकी प्राइस कैसे डिसाइड होती है? तो उसके लिए सबसे पहले होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना. इट इज द प्राइस दैट इट सेड दैट इट विल बाय. मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने एमएसपी पढ़ा था ऑलरेडी. गवर्नमेंट हार्वेस्टिंग के पहले प्राइसेस डिक्लेयर करती है कि अगर कोई भी किसान चाहता है तो हमें इस प्राइसेस पे गवर्नमेंट मना नहीं करेगी, खरीद लेगी. वो फिक्स प्राइस होता है. दिस गवर्नमेंट डज फॉर 2 रीजन. वन इज टू मेक श्योर दैट पीपल आर प्रोड्यूसिंग, मतलब फार्मर्स को पुश करने के लिए, और दूसरा सो दैट दे कैन गेट गुड प्राइजेस पे फूड ग्रेन दैट दे कैन देन गिव टू पुअर पीपल. तो एक तो वो होता है प्लस बोनस. बोनस मीन्स व्हाट? बोनस इज सम अमाउंट दैट इज गिवन टू फार्मर्स टू डू मोर क्रॉपिंग, ताकि वो और बम्पर क्रॉपिंग करे. उसके लिए कई बार बोनस दिए जाते हैं. तो एमएसपी प्लस बोनस प्लस व्हाट? तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ओनली. भाई जहाँ से प्रोक्योर जो खेत है उस खेत से गोदाम तक लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन लगता है वो इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली. प्रोक्योरमेंट मीन्स व्हाट? लेना, मतलब प्रोक्योर करना कि भाई इन 10 डिस्ट्रिक्ट में इन जगह पे ये खेती हो रही है, यहाँ से हम खरीदने वाले हैं. तो प्रोक्योरमेंट, इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. प्रोक्योरमेंट, इंसिडेंटल्स एंड चार्ज ऑफ गोडाउन्स. गोडाउन मीन्स स्टोरेज चार्ज, कि हमने इतने साल तक 6 महीने तक उसको स्टोर करके रखा, उसको स्टोरेज चार्ज बोलते हैं, गोडाउन चार्ज. प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल इज कि उसको खेत से लेकर गोडाउन तक लाने में जो पैसे खर्चा हुए उसको बोलते हैं. इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होगी? जो इंटरेस्ट लगा गवर्नमेंट, जो उन्होंने अभी तक पैसा खर्चा किया उस पर जो इंटरेस्ट उसको लगा वो कॉस्ट इंक्लूड होगी. तो इसका जवाब देखते हैं क्या है. फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के बारे में पढ़ सकते हैं हम. यहाँ पे क्या है? व्हाट इज, व्हेन वाज इट मेड एंड वॉन. इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन टू एफसीआई इज एमएसपी प्लस बोनस paid to farmers plus procurement incidents
एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो ये वाला सी अकॉर्डिंग, तो बेसिकली कैसे डिसाइड होता है कि एफसीआई को क्या कॉस्ट पड़ती है जो अनाज वो खरीदती हैं उनकी। एक तो एमएसपी, जो प्राइस उन्होंने पहले डिक्लेयर किया था कि भाई इस प्राइस पे हम खरीदेंगे, उसके अलावा अगर कोई बोनस उन्होंने प्रॉमिस किया है फार्मर्स को बम्पर क्रॉपिंग के लिए तो वो, प्लस प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स मीन्स क्या, खेत जहाँ पे ये उगा है वहाँ से उसको गोडाउन तक लाने में जो भी कुछ होता है उसमें जितना भी कॉस्ट लगती है वो, एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज कि गोडाउन से फिर वो पीडीएस के दुकानों तक जो जाती है उसकी जितना पैसा लगता है वो भेजने में, उसको बोलते हैं। अब लेटर ऑन ये बफर कैरिंग कॉस्ट भी आ गई है। बफर कैरिंग कॉस्ट इज गवर्नमेंट को, एफसीआई को पैसा लगता है स्टॉक को संभाल कर। गोडाउन में स्टोरेज चार्जेस होते हैं ना, इफ यू आर यूजिंग अ गोडाउन यू हैव टू मेंटेन इट्स एनवायरनमेंट सो दैट अनाज खराब ना हो, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगती है, मेहनत लगती है, मजदूर लगते हैं, जगह लगती है। तो अब उस बफर को मेंटेन करने का चार्ज भी वो उसमें ऐड करने लगे हैं, पर फिलहाल के लिए दिस वुड बी करेक्ट। सो इट्स एमएसपी प्लस बोनस प्लस प्रोक्योरमेंट कॉस्ट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। This total is how much it costs FCI to get that grain from farmers. The prices at which the government purchases food grains for maintaining the public distribution system and for building up buffer stock is known as। तो अब MSP क्या था, हमने देखा था MSP वो प्राइस है जो वो पहले एडवांस में जो है, एडवांस में गवर्नमेंट प्राइस निकालती है कि भाई इस प्राइस पे ये चीज़ें हम खरीदेंगे, आप दे सकते हो, हम मना नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होता है? प्रोक्योरमेंट प्राइस वो होता है कि जब हार्वेस्ट होने के पहले, बिफोर हार्वेस्ट जो प्राइस होता है वो एमएसपी होता है। आफ्टर हार्वेस्ट जो प्राइस होता है उसको प्रोक्योरमेंट प्राइस बोलते हैं। प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है वो हमेशा मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज़्यादा ही होता है, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज कि इससे नीचे हम नहीं करेंगे उसको, ये मिनिमम रहेगा। और प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है ना वो डिटरमाइन होता है कि कितनी फसल हुई है उसके हिसाब से। तो जब हार्वेस्ट नहीं हुई है अभी तक तो उसके पहले जो होता है ना वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, लेकिन जो हार्वेस्ट हो जाती है उसके बाद जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है उस पे गवर्नमेंट खरीदती है। इशू प्राइस क्या होता है? इशू प्राइस इज price at which it sells, FCI sells the grain, and ceiling price is, it's basically ceiling price भी होता है और एक floor price भी होता है। These are the bare minimum। ये गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस की एक लिमिट सेट करती है कि भाई इससे नीचे नहीं गिरेगा प्राइस और इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर इससे नीचे गिरा या इससे ऊपर गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इकोनॉमी में बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक मिनिमम और मैक्सिमम जो है अमाउंट फ्लोर करके रखती है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि गवर्नमेंट किस प्राइस पे परचेस करती है, तो दैट वुड बी प्रोक्योरमेंट प्राइस, ठीक है। हार्वेस्ट होने के बाद वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से इक्वल या अबव एक प्रोक्योरमेंट प्राइस निकालती है और उस प्राइस पर फिर वो खरीदती है। आप पॉज करके डेफिनेशंस पढ़ सकते हैं ईच ऑफ दीज प्राइसेस के। सही आंसर होगा बी, प्रोक्योरमेंट प्राइस। इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू पब्लिक, अगर कोई चीज पब्लिक को फ्री में प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट्स द बेनिफिट्स एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर और बिजनेस मिसेज आउट ऑन व्हेन चूजिंग वन अल्टरनेटिव ओवर अदर, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है कि अगर कोई इंसान अगर कुछ करना चाहता है, कोई बिजनेस, कोई इन्वेस्टमेंट, तो अगर वो एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ चूज करता है तो वो क्या चीज़ छोड़ रहा है, कितना उसको नुकसान हो रहा है, उसको उस कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो इट्स बेसिकली गवर्नमेंट क्या बोल रही है, वो लोगों का भला करने के लिए बोल रही है कि भाई आप गवर्नमेंट से लोन ले लो, या आप गवर्नमेंट को अपना अनाज दे दो, या फिर आप जो है गवर्नमेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करेगी सर्विसेज। तो ये सर्विसेज कहीं से, ये सर्विस और गुड्स कहीं से तो आएंगे ना, जैसे हो गई इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा एक और क्या चीज़ हो सकती है जो प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट द्वारा हमें, पब्लिक लैंड फॉर ग्रेजिंग, फिश फॉर इन द सी, स्ट्रीट लाइट्स हो गया और डिफेंस हो गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं
ये अगर इंसान खुद कर रहा होता तो वो क्या क्या उसकी क्या कॉस्ट होती, उस पर हम बात कर रहे हैं. तो व्हेन गवर्नमेंट गिव्स दीज थिंग्स फॉर फ्री बट इट स्टिल कॉस्ट देम, राइट? फिर भी पैसा तो लगता है, तो वो पैसा कहाँ से आता है? जब भी कोई चीज़ फ्री में दी जा रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो फ्री में हो रही है. पैसा तो हर चीज़ में लगता है, लेकिन गवर्नमेंट उसको बेयर करती है कुछ, ताकि वो, क्योंकि वो बेसिक नीड्स हैं, ताकि वो प्रोवाइड कर सके. तो इसके हिसाब से वो बोल रहे क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़ीरो है? नहीं, ज़ीरो तो नहीं है, पैसा तो लगता है. कोई भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी अगर रोड पे चल रही है तो उसका पैसा तो लग रहा है. अगर लैंड फ्री लैंड है और उस पर आप अपनी गाय बकरियों को जाके चरा सकते हो, तो वो फ्री नहीं है, वो फ्री रखा गया है, तो पैसा तो लग रहा है. इज इट इग्नोर्ड? नो, इग्नोर नहीं की जाता है. द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंज्यूमर्स टू टैक्स पेइंग पब्लिक. कहाँ से आता है पैसा? गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटीज आपको देती है उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? टैक्स पेयर्स से आता है, राइट? सो दिस इज करेक्ट, सी इज करेक्ट. द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंज्यूमर टू द प्रोडक्ट ऑफ गवर्नमेंट. नो, गवर्नमेंट नहीं उठाती है, गवर्नमेंट नहीं दे रही है आपको. जो भी पब्लिक कमोडिटी, जो भी फ्री आपको कमोडिटी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, डिफेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गई, बॉर्डर मेकिंग हो गई, रोड बनाना, वट एवर दैट गवर्नमेंट इज गिविंग यू फॉर फ्री, वो गवर्नमेंट उसकी कॉस्ट नहीं बना रही. गवर्नमेंट आपको बना के फोकट में नहीं दे रही है, वो पैसा हमारे ही टैक्सेस में से आता है. सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट of it gets transferred from the consumer to the taxpayer. So C is the correct answer. Now, question 20. Which of the following factors policies were affecting the price of rice in India in the past? In the recent past. Again, this is a time based. तो इस सवाल का जवाब according to जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब और अभी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है. Whenever you are reading PYQs, please understand that कि अगर उसमें इस टाइप के कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि ऐसे सवाल पूछा है कि इंडिया इन द रीसेंट पास्ट, तो वो रीसेंट पास्ट जो है ना, वो मतलब हो सकता है इसका सही आंसर ए हो फॉर 2020, बट 2024 के लिए इसका आंसर अलग हो सकता है. ठीक है? सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट वेन एवर यू आर रीडिंग PYQ, समय वो क्वेश्चन कब आया है उसको जरूर देखना, क्योंकि अगर वो फ्यूचर में सेम क्वेश्चन नहीं आए, मतलब उसका सेम आंसर नहीं हो सकता है, आंसर चेंज हो सकता है, बिकॉज समय बदल गया है, चीज़ें बदल जाती है. तो वो क्या पूछ रहा है, कौन से फैक्टर्स और पॉलिसीज हैं जो चावल के प्राइस को अफेक्ट करते हैं इंडिया में? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इट्स द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट बाइज द ग्रेन्स फ्रॉम पीपल. गवर्नमेंट्स ट्रेडिंग, गवर्नमेंट जो बेचती है, ट्रेड करती है. गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग, गवर्नमेंट जो स्टॉक रखती है अपने पास चावल का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बफर के लिए, इन केस फेमाइन हो तो जो रखती है. कंज्यूमर सब्सिडीज, वो लोगों को सब्सिडी देती है, गरीबों को या फिर इन लोगों को जिनको जो खुद से नहीं ले सकते उनको सब्सिडीज देती है चावल खरीदने के लिए. तो वो पूछ रहा है आपसे कि इन चारों में से कौन सी चीज़ जो है वो अफेक्ट करती है चावल के प्राइस को इन टुडेज टाइम. सो द करेक्ट आंसर वुड बी डी, ऑल फोर, क्योंकि ये चारों चीज़ें प्राइस को अफेक्ट करती है. अगर गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत ज़्यादा बता दे तो क्या होगा, लोग सारे चावल सरकार को बेच देंगे, तो मार्केट में चावल कम हो जाएंगे, तो प्राइस बढ़ जाएंगे, राइट? गवर्नमेंट ट्रेडिंग, अगर गवर्नमेंट सारे चावल खरीद लेती है और एक्सपोर्ट कर देती है या फिर कहीं और स्टोर कर देती है, तो फिर अगेन नंबर ऑफ, अगर मान लो उल्टा कर लो, अगर जो चावल लास्ट ईयर के गवर्नमेंट ने संभाल के रखे, अगर वो वापस उनको छोड़ देती है मार्केट में, तो सडनली प्राइस नहीं गिर जाएगा मार्केट में राइस का. गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग, अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्टॉक अपने पास रख लेती है तो प्राइस मार्केट में बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट में कम राइस हो जाएगा. एंड द अदर वे अराउंड, अगर स्टॉक पाइल कम कर देती है तो मार्केट में प्राइस गिर जाएगा. कंज्यूमर सब्सिडीज, वो कितनी सब्सिडी दे रही है लोगों को, गवर्नमेंट लोगों को कितनी सब्सिडी दे रही है चावल के ऊपर, उससे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सब्सिडीज है तो अच्छे चावल के प्राइस बढ़ जाएंगे. और सो ऑल फोर ऑफ देम अफेक्ट द वे द राइस का प्राइस क्या है उस पर अफेक्ट करती हैं ये चारों चीज़ें. आप पॉज करके पढ़ सकते हो. दीज आर अगेन जस्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ऑफ द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज डी. Okay, all of these things affect the rice ka price. Thank you so much. I hope this class was interesting and exciting for you. I hope you learned something.
अगर आपके पास कोई भी सवाल हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 से 4 तक, तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर इट इन द नेक्स्ट क्लास. Just like this, we are also going to have class 10th ka PYQs. I hope to see you there as well. Have a nice day. Happy learning. Bye bye.